हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति। और बच्चों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर। बच्चा लोग, ये जो चैप्टर है ना सॉल्यूशन, ये आपका आईआईटी जेई के लिए भी और नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है बच्चा लोग, है ना, चैप्टर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा लोग, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, है ना, कि होता क्या है। इंट्रोडक्शन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इंट्रोडक्शन, कोई भी चीज पढ़ने के पहले उसके बारे में जानना पड़ता है कि वो है क्या, है ना। देन बच्चा पार्टी उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसमें एक टॉपिक आएगा कंसंट्रेशन टर्म। फटाफट लिखते जाओ आप लोग भी, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे बच्चा लोग, 9 टाइप का होता है, क्वेश्चन करेंगे उसका बहुत सारा। नेक्स्ट आने वाला है इसके बाद सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद बच्चा लोग अपन वेपर प्रेशर। और उसके बाद अपन फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चा लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अधूरा है लास्ट वाला टॉपिक के लिए के बिना, जिसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख रहे होगे, साथ साथ कर रहे होगे, है ना। देखो, मूवी जैसा मत देखो भाई, लेक्चर पहला चीज, है ना। आप लोग टेबल पे बैठ जाओ, अच्छे से नोट डाउन करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे पढ़ाता हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ। अपन पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। अपन जेई लेवल का पढ़ाऊंगा अभी, है ना। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, आपको कुछ नहीं आता है वहां से स्टार्ट करेंगे, और आप इतना एडवांस बना दूंगा ना कि आप खुद पढ़ने के बाद कमेंट करना कि कैसा लगा आपको, है ना। पूरा सोल्यूशन अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें, अलग अलग सेशन करके। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। चलो, इंट्रोडक्शन के बारे में, सोल्यूशन होता क्या है। तो देखो, सोल्यूशन के बारे में बताऊं आपको, तो नॉर्मली मिक्सचर है। नॉर्मली सोल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। लेकिन मिक्सचर क्या, कौन सा मिक्सचर है, तो होमोजेनस मिक्सचर है ना। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनस, एक हेट्रोजेनस। तो आप बोल सकते हो कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, उसको बोलते हैं अपन सॉल्यूशन। तो लिख लो कि द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, किसका भाई, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का। तो लिख लो भी, टू और मोर देन टू कंपाउंड, टू और मोर देन टू कंपाउंड, या टू सब्सटेंसेस, है ना, मोर देन टू कंपाउंड। तो बच्चा लोग इसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो मैं अभी बोला आपसे कि सर ये मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर। तो देखो, ऐसे तो बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देख लो एक बार भाई, मैं बता देता हूँ आपको। तो मिक्सचर दो तरह का होता है ना। जैसे मैटर दो तरह का होता है, प्योर इम्प्योर। जो इम्प्योर मैटर होता है उसको बोलते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर भी फर्दर दो टाइप का होता है। एक टाइप होता है आपका होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो सर ये डिफरेंस क्या है। तो बच्चा लोग देखो, होमो मतलब होता है सेम, जीनस मतलब होता है कॉम्पोजिशन, या हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, जीनस मतलब होता है कॉम्पोजिशन। यानी जिसमें सेम कॉम्पोजिशन मिले, सेम या फिर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिले, वो होता है होमोजेनस मिक्सचर। और जिसमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन मिलना वाला है, उसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग, उसको बोलेंगे अपन हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब देखो, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, सेम कॉम्पोजिशन और डिफरेंट कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या होगा, समझो। मतलब आप अगर मान लो आपकी मम्मी चाय बना रही है, मम्मी चाय बना रही है, चीनी डाली होंगी, गेस्ट आए हैं बाहर, तो मम्मी पिलाने के पहले टेस्ट करती हैं चाय। अब बेटा लोग टेस्ट करने के लिए कि थोड़ा चाय पी दिए, पूरा चाय पी के टेस्ट करती है, थोड़ा सा टेस्ट करती है ना। मतलब थोड़ा सा चाय में, मान लो 1 ml चाय है, तो वो 1 ml टी में द अमाउंट ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द लास्ट पार्ट ऑफ द दैट चाय, है ना, जो चाय लास्ट का पार्ट होगा, उसका 1 ml जब देखोगे ना, उसमें भी उतना ही शुगर का पार्टिकल पाया जाएगा। यानी आपके पास क्या हो रहा है कि कितना भी एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड वॉल्यूम उठाओ, इधर फिक्स्ड वॉल्यूम उठाओ, दोनों में नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल रहेगा, उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जिसमें इक्वल नहीं रहेगा बोलेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल जैसे कि सर मान लो
कि पानी में नमक को घोल दो, NaCl सॉल्यूशन, हर जगह NaCl पूरा फैल गया है, समझ में आ रहा। अब हेट्रोजेनस में क्या होता है, मिट्टी को घोल दो पानी में तो मिट्टी नीचे बैठता हुआ दिखेगा, ऊपर में नहीं दिखेगा, सस्पेंशन बन गया है ना, समझ में आ रहा। तो ये सब चीजें क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो अपन को यहाँ होमोजेनस मिक्सचर से मतलब रखना है कि होमोजेनस मिक्सचर को अपन बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है बच्चा लोग, अब एक चीज और अगर मैं बताऊं समझने के लिए, ये समझो आप कि आप जिसको देखकर डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि तुम हो और तुम हो, वो होमोजेनस होता है। जिसको डिस्टिंग्विश, सॉरी, जिसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो वो होता है होमोजेनस मिक्सचर, जिसको डिस्टिंग्विश कर पाते हो वो होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे कि बच्चा लोग समझो कि मेरे सामने क्या है, एयर, क्या है, एयर है, आपके सामने भी एयर होगा। तो एयर में क्या क्या होता है, पढ़े होगे आप लोग बायोलॉजी में, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, रिमेनिंग गैसेज बाकी 1% में। तो बच्चे लोग यहाँ देखोगे तो दिखता है क्या मुझे, अरे ये तो नाइट्रोजन है, अरे ये तो ऑक्सीजन है, अरे ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, दिखता है क्या, नहीं ना, नहीं दिखता है ना। तो आप देख कर डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, यानी कि एयर भी क्या है बच्चा, सॉल्यूशन होता है। समझ में आया क्या, गैसियस सॉल्यूशन बेटा, गैसियस सॉल्यूशन है ना। तो ये होमोजेनस मिक्सचर है। जिसको देखो मेरे पास स्टील है, स्टील में क्या है, निकल क्रोमियम आयरन, बता पा रहा हूं मैं, अरे ये तो निकल है, अरे ये तो क्रोमियम है। अब जिसका थाली में खाते हो ना, कौन सा थाली होता है, स्टील का थाली होता है। बच्चा लोग स्टील के थाली में स्टील किसका बना है, वो भी सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, सॉलिड सॉल्यूशन। स्टील, जितना भी ब्रास, मतलब कि कोई भी मेटल का अलॉय सॉलिड सॉल्यूशन होता है। उसमें देख कर नहीं बता पाते हैं बच्चा लोग कि तुम हो तुम हो, निकल किधर है, क्रोमियम किधर है, निकल, सब नहीं बता पाते हैं अपन। अगर देख के बता पा रहे हो तो हो जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। समझ में आया क्या। अगर मम्मी से खाना मांगना हो ना थाली में, खाली मत मांगो, मम्मी को बोलो मम्मी मिक्सचर में खाना देना जरा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इधर आप आगे बढ़ते हैं अपन। तो होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर आपको समझ में आ गया होगा बच्चा लोग, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के पहले एक चीज और लिख लो कि सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। मैंने गैसेस के एग्जांपल दिया, सॉलिड के एग्जांपल दिया, लिक्विड तो पता ही है सबको, है ना। तो लिख सकते हो सॉल्यूशन कैन बी, क्या क्या भाई, लिक्विड, पहले सॉलिड लिख लो सकते हो, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, लिखो ऐसे, है ना। सॉल्यूशन कैन बी, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, एंड गैसेस आल्सो। ठीक है, गैसेस भी हो सकता है। अगर आप बच्चा लोग एग्जांपल दो, मैं तभी जस्ट बताया था सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या बताया था जी, जितना भी मेटल का अलॉय होगा क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं लिक्विड सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉल्यूशन का, तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बच्चा लोग, हो सकता अब लोग बनाते रहते हो, चीनी को डालते हो पानी में, नमक को डालते हो पानी में, सब कुछ क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, सब कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं गैसियस सॉल्यूशन का, तो गैसियस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मान लो आपने, मैंने एग्जांपल दिया एयर का, और भी बहुत सारे एग्जांपल है ना। बट यहाँ समझो गैसियस सॉल्यूशन में क्या हो गया, एयर। एयर भी खुद क्या है, इसमें बहुत सारा चीज मिला हुआ है, नाइट्रोजन मिला हुआ है, नाइट्रोजन गैस N2। एयर में क्या है बच्चा लोग, एयर में आपका क्या क्या है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है ना, CO2 भी होता है इसमें। ये सारा कुछ गैस मिक्सचर है, साथ में है ना, लेकिन दिखता नहीं है मुझे कौन कौन है, कौन कौन है। तो होमोजेनस मिक्सचर यानी कि ये सॉल्यूशन है। अब मैं गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बताया, मतलब इसका नाम कैसे पड़ा। तो देखो, बोला जाता है कि सॉल्यूशन जो होता है ना, दो चीज से मिलकर बना हुआ है। जितना भी सॉल्यूशन होता है, अब उसमें जितना भी चीज हो मतलब नहीं है मेरे को, उसमें चीनी भी डाल दिए, नमक भी डाल दिए, पानी भी डाल दिए, तो तीन चीज हो गया नहीं। उसमें मेनली दो कैटेगरी में बांटा जाएगा उसको, उसके उसके कंपोनेंट्स को। अगर कंपोनेंट्स देखोगे ना, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको दिखेगा एक सॉल्यूट, और दूसरा दिखने वाला है आपको सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है बच्चा, सॉल्वेंट क्या होता है। देखो कई सारे बुक में वैसे दिखाया जाता है कि जो लेस अमाउंट में हो सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में हो सॉल्वेंट, बट एक्चुअली में सही नहीं है। एक और तरीका, एक और डेफिनेशन है कि जिसको डिजोल्व किया जा रहा है दैट इज सॉल्यूट, और जिसमें डिजोल्व किया जा रहा है दैट इज सॉल्वेंट। जैसे बेटा अगर मैंने पानी में चीन, जिससे मैंने NaCl सॉल्यूशन बनाया, तो क्या किया होगा, पानी में NaCl को डाला होगा। तो यहाँ पे पानी का, पानी जो है
अपने अंदर डिजोल्व कर रहा है किसको, NaCl को, तो पानी इज अ सॉल्वेंट। और जो डिजोल्व हो रहा है उसको बोलेंगे सॉल्यूट। अब सर कैसे पता है कौन डिजोल्व हो रहा है, तो बेटा डिजोल्व कर रहा है मतलब कि NaCl जब आया ना, तो NaCl को तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, पानी। तो उस तोड़ने के को बोला जाता है क्या, एक चीज समझो यहाँ पे, के क्या है सर, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। अभी मैं आगे बताऊंगा वैसे आपको इसके बारे में, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको कैसे दिखाते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसा एबिलिटी होता है किसी भी सब्सटेंस का जो सामने वाले को तोड़ने का कैपेसिटी रखता है, जिसके पास जितना ज्यादा उतना ज्यादा तोड़ पाएगा। समझ में आ रहा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा चीज होता है, वो प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लो मेरे पास दो हाथ है अभी, तो अगर इसका कैपेबिलिटी ज्यादा है इसको तोड़ने का, तो दिस इज सॉल्वेंट और दिस इज सॉल्यूट। अगर इसका ज्यादा हो जाएगा कैपेसिटी तोड़ने का, तो ये जाके उसको तोड़ेगा, कट 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 कट। तो तोड़ रहे हैं नहीं, उसको डिजोल्व करवा रहे हैं अपने अंदर, तो ये सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट हो गया। समझ में आ गया आपको, यस। तो पानी जो होता है ना बच्चा लोग, पानी का सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो होता है कितना, H2O का अगर देखोगे ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 81 होता है। इसलिए पानी को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों बोलते थे, अभी साथ समझ में आया कि आपको पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। यानी उसमें डालोगे कोई चीज तो तोड़ने का कैपेसिटी ज्यादा होता है। एसीएल को डालो तो एसीएल को तोड़ेगा, नमक को डालो नमक को तोड़ेगा, चीनी को डालो चीनी को तोड़ेगा, नींबू का जूस डालो नींबू का जूस को तोड़ेगा, यानी अपने अंदर उसको डिजोल्व करवा लेगा। उसको बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे बच्चा लोग हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो था ना उसका स्टेट के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे। अब स्टेट पता ही है, मैटर का तीन स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो बचा यहाँ पे देखो, सॉल्यूट को डिवाइड किया गया है, सॉल्यूट को डिवाइड किया गया है अलग अलग स्टेट में, है ना। सॉल्यूट को डिवाइड किया गया, सॉलिड 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 सॉल्यूट हो गया, फिर लिक्विड 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 सॉलिड हो गया, फिर गैस गैस गैस। अब सॉलिड के लिए अलग अलग ले लिया मैंने, सॉलिड लिक्विड गैस सॉल्वेंट ले लिया। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या ले रहा हूँ, लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस, इधर लिक्विड है ओनली, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस ले लिया। यहाँ पे क्या है, गैस है, सॉलिड लिक्विड गैस ले लिया। और सबका एग्जाम्पल यहाँ देखो दिया हुआ है, सॉलिड सॉलिड अगर है मेरे पास तो मेटल वाई हो जाएगा, ब्रास हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड सी वाटर, शुगर इन वाटर। सॉलिड गैस का देखोगे तो आयोडीन इन एयर, है ना। ये सब सारा कुछ एग्जाम्पल किसका है बच्चा लोग, ये सारा कुछ एग्जाम्पल आपका है ना, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन में है ना, इनका है। अगर आप आगे और देखते हो तो एक आपको दिखेगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में दिख रहा होगा। फिर उसके बाद क्या है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन है, फिर गैस सॉलिड है, गैस लिक्विड है, अब गैस गैस है। अब एक चीज मैं अगर पूछूं आपसे, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दो, दिख गया होगा, दिख गया क्या बच्चा लोग, सबको लिख लिया होगा, है ना। ठीक है, अगर मैं एक चीज पूछूं आप लोग से यहाँ पे अभी, कि अगर मैं सॉल्यूशन का टाइप बताऊं, मतलब कि तीन टाइप होता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। सॉल्यूशन जो होता है ना, अभी रहने दो जो इधर लिखा हुआ है, इधर ध्यान दो कि सॉल्यूशन में तीन टाइप, पिछले स्लाइड में यहाँ बताया था मैं आपको, इधर कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ इसमें जो सॉल्वेंट होगा ना वो होगा क्या, सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, इसमें जो सॉल्वेंट होगा ना क्या होगा, लिक्विड होगा। और गैस का पता ही है क्या, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गैस होगा। अब बच्चा लोग हम लोग सॉल्वेंट को फिक्स कर देंगे। अब सॉल्वेंट को फिक्स कर दो तो अब उसके साथ तीन और आ जाएंगे, तीन स्टेट में, सॉल्यूट, सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड है, सॉल्यूट हो सकता है लिक्विड है, सॉल्यूट हो सकता है गैस है। अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट फिक्स हो गया कि लिक्विड रहेगा। अब सॉल्यूट डिपेंड करेगा, सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है, गैस भी आ सकता है। सेम उसी तरह गैस वाले में सॉल्वेंट फिक्स हो गया, गैस रहेगा, लेकिन उसमें जो सॉल्यूट है वो तीन चीज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो दिख रहा है ना, तीन टाइप यहाँ बन रहा है सॉल्यूशन, तीन टाइप यहाँ बन रहा है, तीन टाइप यहाँ बन रहा है, 9 टाइप का। यही 9 टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी, और हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अब नंबर ऑफ कंपोजिशन। मान लो किसी में कंटेनर में, ये मेरा कंटेनर है, इसमें अपन को सॉल्यूशन बनाना है। हमने क्या लिया बच्चा लोग, अभी पानी लिया, इसमें क्या लिया बच्चा लोग, हम लोग पानी लिए H2। अब एक ही चीज है, सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उसमें क्या किया, मेरा भाई आया बगल से, और मेरा भाई जो आकर, है ना,
मेरा भाई जो है उसमें आकर इसमें क्या ऐड कर दिया बाबू लोग, वो ऐड कर दिया इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया, चीनी डाल दिया, शुगर। तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है, इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, इसको बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन एक मेरी छोटी बहन भी है, वो भी आ गई, अरे बोलती है भैया सुनो ना, इसमें नमक डालो ना, नमक, NaCl। क्या डालो भैया, इसमें NaCl डालो। तो तीन चीज हो गया बच्चा। अब तीन चीज हो गया तो क्या बन गया जी, ये तीन चीज हो गया ना, टर्नरी बन गया। एक और कोई आया, है ना, लेमन जूस डाल दिया। क्या डाल दिया, लेमन जूस। लेमन जूस यानी सिट्रिक एसिड। तो चार चीज हो गया इसमें, तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो वही ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, ऐसे ही आगे जाते जाएगा, डिपेंड ऑन कितना कंपोनेंट है भाई लोग। अब बोलोगे सर चार कंपोनेंट है, उसमें सॉल्यूट क्या वो रहेगा, सॉल्वेंट क्या वो रहेगा। अरे नहीं नहीं, सॉल्वेंट अकेला होता है, जो कि यहाँ वाटर है तो वाटर यहाँ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। बाकी तीनों का तीनों क्या है, ये सॉल्यूट है, तीनों क्या है, सॉल्यूट है। और अकेला वाटर क्या रहेगा, सॉल्वेंट। देखो बच्चा लो, कितना भी चीज बना लो, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, कितना ही बना लो आप, हमेशा सॉल्वेंट एक ही रहेगा, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, सॉल्यूट बन जाएगा। सॉल्यूट क्या बन जाएगा, रिमेनिंग। जितना भी चीज बन बच गया वो क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट में आ जाएगा। सॉल्यूट वन, सॉल्यूट टू, सॉल्यूट थ्री, ऐसा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो जो सिलेबस में बच्चा लोग है, बाइनरी सॉल्यूशन आपको सिलेबस में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या बताया, जिसमें आपका कितना कंपोनेंट रहेगा, दो कंपोनेंट रहेगा, ओनली दो कंपोनेंट रहने वाला है ना। कौन कौन भैया इस कंपोनेंट, जिससे अभी मैंने बताया था एग्जांपल, कि मैंने वाटर लिया था और वाटर में कोई डाल दिया था, उसमें नमक मान लो डाल दिए, तो दो कंपोनेंट रहेगा, उसको बोलेंगे क्या अपन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब दो कंपोनेंट में पता है, वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट हो जाएगा, आयरन से क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। यानी बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो पता ही है और सॉल्वेंट भी पता है, बता दिया मैंने ऑलरेडी। सॉल्वेंट हो गया है, सॉल्वेंट यानी वाटर हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट हो गया है। अब सॉल्वेंट के बारे में बता दिया, सॉल्वेंट अपने अंदर जो डिजोल्व करे, डिजोल्व अदर है नहीं। और सॉल्यूट बता दिया था अभी जस्ट कि क्या होता है, जो किसी के अंदर जाके डिजोल्व हो जाए। एक और टर्म बताया था क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है, और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चा लोग, ज्यादा होता है। सर ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, सर ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, आपको दिख नहीं रहा है क्या बच्चे, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलिए ठीक है, शाबाश। तो यहाँ देखो, है ना, अब मैं बोला आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ में मैं डिस्कस करता हूँ बच्चा लोग आगे, है ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सबसे पहले कैसे दिखाया जाता है, अभी बता दिया कि इसका कैपेसिटी होता है किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, वही चीज याद रखो। बाकी डेफिनेशन देखो ऐसे लिखा है, ऐसा सब्सटेंस ऑफ मटेरियल का, है ना, मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसकी वजह से तोड़ता है उसको, है ना। कि अब हर सब्सटेंस का या मटेरियल का के अपना अलग अलग होता है ना। जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा के का, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो सॉल्वेंट माना जाएगा, वही सॉल्वेंट माना जाएगा। ठीक है। और पानी को क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि पानी का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम कितना होता है, ये बताया मैंने अभी, 81 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसलिए पानी इज द क्या, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी बच्चा लोग ये था अपना इंट्रोडक्शन, अब पढ़ने वाले हम लोग कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन टर्म जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोग, है ना। कंसंट्रेशन टर्म जो होता है, ये आप लोग क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, मोल कंसेप्ट में बहुत, बट कई जगह जेई क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, पहले 12th में पढ़ाया जाता है सोल्यूशन के साथ साथ। चलिए हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। पहले कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है समझो, कि एक मेरे पास एक सॉल्यूशन है ना, पर यूनिट सॉल्यूशन है। मान लो 1 लीटर ऑफ मेरे पास कोई पानी है, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल कितना है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, 1 यूनिट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। यानी ऐसे समझो कि एक मेरे पास लीटर सॉल्यूशन 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 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट है, उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो कंसंट्रेशन लिख सकते हो, इट इज, है ना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट
द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट सॉल्यूशन, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। अब बेटा लोग इसको कंसंट्रेशन दिखाने का लिए ना बहुत अलग अलग तरीका होता है। सॉल्यूट वजन वेट में करो, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में वेट में कर दो, यानी 9 वेज रहेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका कितना रहेगा, 9 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9 वेज है मेरे पास। पहला होता है जी वेट बाई वेट परसेंट, दूसरा हो सकता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। और वेट बाई वेट परसेंट माने किसके लिए वेट, स्टार्टिंग वाला वेट किसके लिए है, ये होता है सॉल्यूट, और ये है आपका सॉल्यूशन के लिए। कि एक केजी सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, वेट बाई वेट ले लेंगे। अगर दोनों ग्राम ग्राम में है तो हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। थर्ड हो सकता है कि जो अपना सॉल्यूट जो वेट में रहे और सॉल्यूशन हो जाके वॉल्यूम में हो जाए। नेक्स्ट हो जाएगा जी आपका, इंपॉर्टेंट है वो भी, जिसका नाम है मोलारिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एम से दिखाते हैं। फिफ्थ नंबर लिख लो मोलालिटी, मोलालिटी, मोलालिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं, ठीक है बच्चे, यहाँ कंफ्यूजन मत होना। 6 नंबर क्या हो सकता है सर जी, 6 नंबर हो सकता है आपका मोल फ्रैक्शन, इसको जाई से दिखाते हैं, जाई ऐसे एक्स लिखा जाता है, एक कैपिटल लंबा लाइन हो जाता है, ठीक है जाई। 7th लिख लो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। 8 लिख लो पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी। 9th लिख लो नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ये मेरे पास 9 तरह का क्या है, वेज है, रास्ता है किसी भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बताने के लिए किसी भी सॉल्यूशन में। चलिए अपन अलग अलग डिस्कस करते हैं। वेट बाई वेट परसेंट, सबसे पहले क्या आता है जी, वेट बाई वेट परसेंट। अब इसको समझो कैसे लिखा रहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मान लो ऐसा दिया रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन लंबा रहेगा, उसमें कोई गिवन दे देगा कि ऐसा कि मान लो 15% या 20% बाई वेट एन ए सोल्यूशन, मान लो ऐसा गिवन कुछ गिवन दे दिया कि अगर गिवन दे दिया कि 20% बाई वेट, बाई वेट एन ए सोल्यूशन, 20% बाई वेट एन ए सोल्यूशन। सर 20% बाई वेट बोल दिया, मतलब बच्चा लोग इसमें क्या हुआ कि ये जो 20% है ना, इसका मतलब 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नाम क्या है NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100% परसेंट मतलब क्या हुआ जी, परसेंट है 100, तो ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम अगर NaOH होगा तो क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा 20% वेट बाई वेट। अब अगर 20 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा इसमें, सॉल्वेंट हो जाएगा 80। कैसे निकाले सर, मुझे पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर कितना होता है, सॉल्यूशन होता है। तो अगर मैंने आपको सॉल्यूट दे दिया मैंने 20, सॉल्वेंट नहीं पता x मान लो, इक्वल टू सॉल्यूशन दे दिया मैंने 100, x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। ऐसे निकाला जाता है कि सॉल्वेंट कितना रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से पूछा जाता है भाई, तो इसको इसका फॉर्मूला अगर मैं बनाऊंगा ना, वेट बाई वेट परसेंट। मान लो आपका एग्जाम हुआ 70 मार्क्स का, आपका मार्क्स आया 60, तो अपना परसेंट बताओ, कैसे बताओगे, अपना नंबर जितना लाए अपॉन कितने में लाए, 70 में लाए, इंटू क्या करते हो 100 करते हो, यही करते हो ना जी। सेम काम यहाँ करो, सेम काम यहाँ करो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है 20, कितने में 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो यहाँ लिखो फॉर्मूला में क्या लिखोगे भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट W4 वेट अपॉन नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन था, इनटू क्या करोगे जी
इंटू 100 करोगे, इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, परसेंट बोल रहा हूँ। तो बच्चा लोग यही आपका बन गया फॉर्मूला, समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर द वेट बाय वेट परसेंट। तो जब भी क्वेश्चन आता है अगर इस टॉपिक से, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मीनिंग सिंपल से मान लो आप ऐसा, है ना, कि मान लो मैंने दे दिया क्वेश्चन कि 30% बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम ऑफ, बाय वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन ले लो भाई, मान लो HCl सॉल्यूशन का, HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन। तो 30% का मीनिंग बताओ। तो 30, अब वॉल्यूम में, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, ml। तो 30 ml ऑफ क्या भाई, HCl है, तो ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन परसेंट, यानी 100। ये भी वॉल्यूम में है, ये भी किस में है, सोल्यूशन वॉल्यूम में है, तो ये भी ml में लिखेंगे, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही लिखा जाता है बच्चों। अगर इसका मैं बोलूं फॉर्मूला के बारे में, कि फॉर्मूला बता दो सर, बता पाओगे बच्चे? फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू क्या करोगे बच्चा लोग, इनटू 100 करोगे। समझ में आ रहा है क्या? इनटू 100 करोगे, यही आपका बन गया क्या, आपका फॉर्मूला। यही क्या बन गया आपका बच्चों, फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला। बहुत आसान आसान है ना? थर्ड देखो बच्चा लोग, इसमें क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम। वेट यानी कि किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है। वॉल्यूम किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। वॉल्यूम यानी कि यूनिट क्या लेंगे, ml। वेट में है यानी यूनिट क्या लेंगे, ग्राम में लेंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन। क्या लिखोगे जी? देखो पहले वेट है, ग्राम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 20% यानी 20 ग्राम ऑफ क्या, NaCl आर प्रेजेंट इन। तो अब किस में लेंगे, ml में लेंगे क्योंकि वॉल्यूम है, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैसे लिखा जाता है? अगर इसका मैं फॉर्मूला बताऊं, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, ऊपर वेट ऑफ क्या, सॉल्यूट था तो सॉल्यूट ले लो, क्या ले लो, वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या ले लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, भाई साहब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, इंटू 100। ये आपका क्या बन गया बच्चों, फॉर्मूला। ये क्या बन गया आपका, फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया आपको, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है मोलारिटी। क्या नाम है, मोलारिटी को बच्चों कैपिटल एम से दिखाया जाता है। इसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। बनता है जब मोलारिटी लेते हैं ना, तो मोलर सॉल्यूशन। तो मान लो अगर बोल रहे हैं आपसे, अच्छा मोलर पता है ना, मोलारिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या होता है, लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको बोलते हैं, अमाउंट यानी कितना नंबर ऑफ मोल है उसको बोलते हैं क्या, मोलारिटी। यानी अगर मैं बोल दूं 5 मोलर NaCl सॉल्यूशन, अगर मैं बोल दूं 5 मोलर NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ बच्चा 5 मोल ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया, ऐसे लिखा जाता है।
अगर बच्चा लोग इसका मोलरिटी का फॉर्मूला मैं बताऊं, कैपिटल एम इज इक्वल टू, ऊपर क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल को दिखाया जाता है इस एस एन से, तो एन सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या था, अपॉन 1 लीटर सोल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है जी, लीटर में लेना है। लेकिन एक और फॉर्मूला देख लो, कैपिटल एम बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर एमएल में लेते हो तो क्या बटे 1000 करना पड़ेगा, 1000 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आप लोग एमएल वाला आप याद कर लेना, समझ में आ रहा है, एमएल वाला क्या याद करना बच्चों, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है बच्चों, देखो है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू क्या करना पड़ेगा, अगर एमएल में लिए हो तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो मोलारिटी समझ में आ गया होगा, अगर तो अब समझो मोलालिटी, मोलालिटी को बच्चों ध्यान देना, स्मॉल एम से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं बच्चे, स्मॉल एम से दिखाते हैं। अच्छा अगर यहाँ ध्यान से देखो, मोलारिटी वाले में, मोलारिटी का अगर यूनिट बोला जाए, इसका यूनिट, ऊपर नंबर ऑफ मोल, नीचे क्या है वॉल्यूम, यानी कि ऊपर में है जाएगा क्या मोल, नीचे में वॉल्यूम है यानी कि किसमें, लीटर में। तो ये यूनिट हो गया मोल पर लीटर, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब जो मोलालिटी क्या होता है, तो ये होता है मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 1, देखो ध्यान देना है, वहां लीटर था यहाँ केजी रहेगा, वहां पे सॉल्यूशन था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्वेंट रहेगा, वही एकलौता ऐसा जिसमें सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ ले लिया जाता है, वो भी केजी में लिया जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आप बताओ कि अगर दिया रहेगा 5 मोलल HCl सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या हुआ, मोलल है, मोलर होता तो मोलारिटी, मोलल है तो मतलब मोलारिटी, बोलोगे 5 मोल ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट लेंगे। अब इसका अगर स्मॉल एम का फॉर्मूला बोलो तो यही लगा दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या था, ऊपर सॉल्यूट ही था, लेकिन नीचे क्या हो गया, वेट हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, वो पहले वॉल्यूम था, अभी कैसे लेंगे, वेट में लेंगे। और वेट किसका, सॉल्वेंट का, किसका, सॉल्वेंट का। अगर आप लोग ग्राम में लेते हो तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, वरना केजी में लो, 1000 से मल्टीप्लाई मत करो। यानी कि अगर इसका यूनिट की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल है तो मोल रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, वेट है तो केजी हो जाएगा। इसका यूनिट होता है मोल पर केजी, क्या होता है बच्चों, इसका यूनिट होता है मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी हो गया इसका यूनिट। मोलालिटी के बारे में भी हम लोग क्या किए हैं बच्चे, देख लिए है ना। चलिए नोट डाउन कर लिए हो गए आप लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं चलो। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक देख लिए मोलालिटी, मोलारिटी, है ना, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, 5 चीज हम लोग देख लिए, अब आगे पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। बच्चा लोग मोल फ्रैक्शन को जाई से दिखाते हैं, जाई से। जाई कैसे लिखना है, देखो जाई कैसे लिखना है, एक एक्स दो लंबा लाइन, एक एक्स क्या दो ऐसे लंबा लाइन, एक्स लिखना है, मैंने एक छोटा लाइन, है ना, जाई। अब देखो मोल फ्रैक्शन समझो क्या होता है, जिससे मान लो एक मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो मेरे पास दो चीज मिला हुआ है, ए और, ए बोल रहा है कि हम 2 मोल हैं, अब बी बोल रहा है नहीं हम 6 मोल हैं,
हम 6 मोल। तो बाबू लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन बता दो सर ए का, जाई ए इक्वल टू क्या होगा, तो जाइए बोलेगा कि नंबर ऑफ, हमारा मोल ऊपर रखो, हमारा मोल ऊपर रखो, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन में नीचे टोटल का मोल रख दो, यानी नंबर ऑफ मोल ए का भी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी का भी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी का भी। यही होता है बच्चा लोग मोल फ्रैक्शन, यही होता है। लोग निकालिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, निकाल लिए। अब बोलोगे सर बी का निकाल दो, बी का निकाल लो सेम ऐसे, एक्स बी यानी जाई बी इक्वल टू, अब ऊपर किसका आ जाएगा, जिसका निकालना उसको ऊपर डालो, उसका मोल ऊपर डालो, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन में नीचे टोटल मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। समझ में आ गया क्या, ऐसे निकाला जाता है कि जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रखो मोल, उसके मोल को, और नीचे में टोटल मोल को लिख दो, जितना जितना भी रहेगा। मान लो इसमें सी भी होता तो सी का भी सेम कर देते हैं, नीचे में ए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सी रहता है हर जगह। तुम ध्यान दो यहाँ पे, अगर सॉल्व करेंगे हम इस एग्जाम्पल को अगर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना है 2। अब बेटा लोग क्या होता है, इक्वेशन में यहाँ पे मोल नहीं दिया जाएगा, यहाँ वजन दिया जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल यानी एन बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब लगा दो मास जितना उसका गिवन होता है उसका मोलर मास गिवन दिया रहेगा, मोलर मास से आपको पता ही रहेगा, फॉर्मूला से सम कर लेना, नंबर ऑफ मोल ऑफ निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ निकल जाएगा, उसके बाद फिर एक काम करना। ये डायरेक्ट दिया है गिवन कि 2 मोल है, नीचे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए यानी कि 2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना 6, कितना हो जाएगा 2 बट्टे में नीचे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बट्टे में 4 हो जाएगा। ठीक है, या 2/8। अब इसका अगर निकालोगे तो इसका कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना है 6 है, नीचे कितना हो जाएगा 2 + 6 हो जाएगा, कितना आया 6 + 8 आया। ठीक है, कितना आया 6 + 8, इसको कितना 2/8 ही रहने दो, अभी 2/8 ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे 2/8 आया था नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, मतलब जाई ए इक्वल टू, यहाँ पे जाई बी बराबर आया आपका 6/8। अगर आपको बोला जाएगा कि आप बताइए जाई ए प्लस जाई बी कितना होगा, तो 2/8 करोगे, 2/8 करोगे प्लस करोगे 6/8, तो जब सॉल्व करोगे बच्चा लोग तो 8/8 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 8/8 आएगा। अब इस 8/8 को अगर सॉल्व करोगे ना, कितना आने वाला है 1 आने वाला है, कितना आने वाला है 1 आने वाला है, यानी ओवरऑल मोल फ्रैक्शन कितना होने वाला है 1 होने वाला है। तुम 10 चीज ले लो, सबका मोल, सब मोल फ्रैक्शन निकालो, ओवरऑल मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 1 आएगा। तो अगर 2 ही दी दिया रहता है तो एक और फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये याद कर लो, ये बेसिक वर्ड, एक बेसिक पॉइंट कि जाई ए प्लस जाई बी ओवरऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू 1, ये याद कर लेना फॉर्मूला। समझ में आया क्या, ओवरऑल मोल फ्रैक्शन कितना होता है बच्चा लोग 1 होता है। ये कितना होता है बच्चा लोग 1 होता है। लिख लो जी आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप लोग क्या किए, मोल फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाया कैसा क्या होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हो गया क्या, चलिए आइए अब आगे। मोल फ्रैक्शन पढ़ने के बाद बच गया बच्चा पीपीएम के बारे में पढ़ने के लिए। पीपीएम, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा जी, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स, पी का मीनिंग हो जाएगा पर, एम का मीनिंग हो जाएगा मिलियन। अरे मिलियन क्या है, अरे वो पता है ना 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 की पावर कितना होता है 6 होता है क्या, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 की पावर 6, क्या होता है बच्चा लोग 10 की पावर 6 होता है। तो मतलब सिंपल से बेसिक चीज है कि पीपीएम क्या होता है, तो अगर 1 मिलियन में एक पार्ट्स, पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या होता है, एक पार्ट है 1 मिलियन में, मान लो ऐसा दिया हुआ है ना,
मान लो एग्जाम्पल लिख लो, CaCO3 सॉल्यूशन इज 100 ppm। CaCO3 सॉल्यूशन जो है क्या दिया हुआ है, ए इज कितना दिया हुआ है, 100 ppm। कितना दिया हुआ है, 100 ppm दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग अगर लिखना होगा ppm का, इसका मीनिंग लिख लो 100। अगर ये देखो किसमें किसमें चलेगा, अब 1 मिलियन में इतना पार्ट, अब इसको वेट बाय वेट में ले आओ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ले आओ, वेट बाय वॉल्यूम में ले जाओ, जिसमें लेना उसमें ले जाओ, समझे, ये सब में चलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग 100 ppm है, यानी कि 100, मान लो अपन वेट बाय वेट चल रहे हैं, तो 100 ग्राम ऑफ क्या, CaCO3 आर प्रेजेंट इन द 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 6 ग्राम ऑफ, ये रहा इसका मीनिंग, समझ में आ रहा है क्या, इसका मीनिंग ये रहा। अगर पीपीएम का अगर वेट बाय वेट अगर क्या लिए हो आप, वेट बाय वेट में देख रहे हो आप, है ना, जिसमें देखना उसमें देखो। अगर वॉल्यूम में ले वो यहाँ क्या हो जाएगा कि 100 ml ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन द 10⁻⁶। अगर V बाई V है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ml ऑफ द सॉल्यूशन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई यहाँ पे, है ना। तो ये फार्मूला हो जाएगा वेट बाय वेट होगा। अगर फार्मूला में बताऊँ यहाँ पे, इसको लेते हुए पार्ट ppm इज इक्वल टू, तो वेट बाय वेट अगर लिया हो तो क्या लूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वहां 100 करते थे परसेंट, लेकिन यहाँ पे पर क्या है, मिलियन है, तो क्या करेंगे 10⁻⁶ करेंगे। क्या करेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे 10⁻⁶ करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग लगा लेना। पीपीएम हो गया कंप्लीट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पीपीबी, सेम चीज बच्चा लोग, इसका नाम हो जाएगा पार्ट्स पर बिलियन। 1 बिलियन कितना होता है, एक 1 बिलियन कितना होता है जी, 1 बिलियन 10⁹ होता है क्या, 10⁹ होता है, समझ में आ रहा। अप्रोक्सीमेटली कितना, 10⁹ को बोलते हैं क्या, 1 बिलियन। तो अगर मैं वेट बाई वेट ही वही सेम चीज रहेगा, एक पार्ट इन द 1 बिलियन, 1 बिलियन में तुम्हारा एक पार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ अगर वेट बाई वेट अगर लिया हूं मैं, है ना, वेट बाई वेट परसेंट निकालना है क्या, पीपीबी का, पीपीबी का निकालना है, तो पीपीबी बराबर नंबर ऑफ, नहीं क्या था भाई इसमें, वेट था ना, तो वेट लो, किसका वेट लो, सॉल्यूट का वेट लो, अपॉन वेट बाय वेट नीचे क्या होता था, सॉल्यूशन होता था। लेकिन वहां पे क्या करते थे, 100 करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे करेंगे 10⁹। मिलियन में 10⁶ करना है, यहाँ पे 10⁹ करना। समझ में आ रहा है क्या, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, पीपीबी का। लास्ट बच गया बच्चा नॉर्मालिटी। लास्ट क्या हो गया, नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी को सर जी हम दिखाते हैं कैपिटल एन से। और नॉर्मालिटी का अगर मैं नॉर्मली फॉर्मूला बोलूं तो लिख लो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मालिटी बराबर क्या लिखोगे जी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें लीटर में। तब बोलोगे सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मैंने तो फॉर्मूला देखो बच्चा यही होता है, ग्राम इक्विवेलेंट भी नहीं पता। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब बोलोगे सर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, एक और फॉर्मूला बन गया इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लो, इक्विवेलेंट मास ऑफ, क्या हो गया भाई पेन को ऐसे, है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट
बराबर बेटा लोग एक फॉर्मूला लिख लो आप लोग यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, नीचे में क्या होता है एन फैक्टर यानी बेसिसिटी, एन फैक्टर है ना, एन फैक्टर। अब बोलोगे सर एन फैक्टर क्या है, तो बच्चे मैं अपना क्या करता हूँ, पहले यहाँ तक लिख लो, नोट डाउन करो, फिर मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ आपको कि एन फैक्टर क्या होता है ना। यहाँ क्या देखे, नॉर्मेलिटी को एन से दिखाया जाता है, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेना है बच्चा, लीटर में। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट नया चीज आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है जी, ये होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर को बेसिसिटी बोलते हैं, है ना। यहाँ तक लिख लिए होगे आप लोग अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब एन फैक्टर क्या होता है सर, जरा वही बता दो आप मुझे, है ना, तब नॉर्मेलिटी अपन कर पाएंगे। तो देखो एन फैक्टर जो होता है बच्चा लोग, एन फैक्टर नंबर ऑफ एच प्लस डोनेट, अगर बोलूं मैं एन फैक्टर के बारे में लिखो सर, ये होता है एन फैक्टर के बारे में द नंबर ऑफ एच प्लस, अब डिपेंड करता है भाई एसिड में एच प्लस डोनेट है ना, द नंबर ऑफ एच प्लस डोनेट्स इसके लिए एसिड के लिए काउंट होता है, बेस के लिए ओ एच माइनस, मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन, बेस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नॉन मेटल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई मेटल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो सब वही सब है एन फैक्टर। जैसा कि सोडियम का एन फैक्टर 1, मैग्नीशियम का एन फैक्टर 2, ऑक्सीजन का एन फैक्टर 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन का वन फैक्टर 1 क्योंकि 1 ले रहा है, वही सब होता है भाई। HCl का वन फैक्टर अगर मैं बोलूं कि आप HCl का एन फैक्टर बताओ क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस, कितना H प्लस दे रहा है, एक दे रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं, चेंज कर दूं H2SO4 ले लो, क्या ले लूं भाई, ये पहला बार H प्लस दिया होगा, फिर HSO4 दिया होगा, फिर HSO4 फर्दर टूट गया होगा, फिर से दिया होगा H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे 2 H प्लस निकला ना जी, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सही होता है एन फैक्टर आपका, है ना। तो अगर मैं ओवरऑली सबको मिला के बताऊं कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है सर, एक बार मिला के बता दो। तो आपने बोला था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे मैं नया फॉर्मूला बता दिया था, उसको लिख लो। उसकी जगह बताया था मास ऑफ सॉल्यूट, तो उसको लिख लो आप, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे था इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है जी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब उसके जगह पे जो नीचे जो लिखना था मुझे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, उसके जगह पे मैं लिखूंगा अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास लिख रहा हूं ना, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर होता है, अपॉन एन फैक्टर तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एन फैक्टर को ऊपर भेज देंगे, एन फैक्टर क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, समझ में आ रहा, एन फैक्टर क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। अब मेन फॉर्मूला में क्या था, नॉर्मलिटी था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसको अभी तक हमने किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ही अभी तक हमने लिखा है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नीचे लिख लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। ये हो गया आपका नॉर्मलिटी का एक बेस्ट फार्मूला, जिसमें हर चीज सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। आप ये फार्मूला लगाइए और यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए नॉर्मलिटी के बारे में, समझ में आ रहा है, दिख रहा है फार्मूला, हाँ बच्चे दिख रहा होगा, है ना। चलिए नोट डाउन कर लो, है ना। नॉर्मलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है आपका नॉर्मलिटी। चलिए मैं अब आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, है ना। आगे तो मेनली कंसंट्रेशन पे आपने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा लोग इस पे, है ना।
क्वेश्चन करने के बाद अपन क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी अपना आगे पढ़ेंगे फिर। तो देखो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करो जरा, पढ़ लिया हो तब क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपसे। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला था CCl4, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन द 122 ग्राम ऑफ CCl4। बेटा ये नीट में पूछा जा चुका है सवाल, एनसीईआरटी का सवाल है। चलिए बताइए कैसे सॉल्व कीजिएगा। क्या क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंट बताना है। ऑप्शन सब दिया हुआ है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो है, और यहाँ पे 84 करो, 84.72 कितना बचा लो, 84.72 करो, अब सॉल्व करो। 84.72 है ना, कितना 84.72, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 15.28 50 40 सॉल्व कीजिए। तो यहाँ अगर देखोगे टोटल मास निकालोगे, अब परसेंट निकालना तो पहले टोटल मास निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन का। तो टोटल मास अगर आप निकालते हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन है ना, डिजॉल्व इन द बेंजीन, कितना बेंजीन कितना है 22 ग्राम है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट कितना है 22 ग्राम हो गया, क्या हो जाएगा 22 ग्राम हो जाएगा ये, और वो कितना हो जाएगा 122, सम करो सबको है ना। यहाँ अगर देखोगे तो 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन प्लस 122 ग्राम ऑफ CCl4, तो कितना आएगा जी बच्चा लोग, टोटल आने वाला है 1 22 दूना 44 यानी 144 ग्राम आने वाला है क्या सॉल्यूशन। अब किसका परसेंट बोल रहा है बच्चा निकालने के लिए, मास परसेंट ऑफ CCl4 बोल रहा था, यानी कि मास परसेंट ऑफ CCl4 का कितना होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वेट बाय वेट परसेंट, सॉल्यूशन का वजन दिया हुआ है, सॉल्यूट का वजन दिया हुआ है, सॉल्यूट का वजन कितना होता है, कितना दिया हुआ है भाई, CCl4 का निकालना है ना, CCl4 का निकालना है, जिसका निकालना है उसका रखो ऊपर, तो कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, अपन टोटल कितना है 144 हो जाएगा, इंटू क्या बोला परसेंट यानी कि क्या 100। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप लोग, ठीक है सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आ रहा हो, ठीक है देखना आंसर आएगा आपका ए, आप लोग सॉल्व कर लो इसको कंप्लीटली, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोलारिटी, मोलारिटी निकालना है बच्चा ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम को डाला गया NaOH को 50 ml ऑफ 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन में, वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, जो दिया हुआ है पहले इसको लिख लो, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लो, ठीक है। चलिए मैं इसका ऑप्शन दे देता हूँ, आप लोग ये सॉल्व करना होमवर्क में, ऑप्शन लिख लो जी। ऑप्शन ए लिख लो 0.25 मोल पर लीटर, ऑप्शन ए लिख लो 0.25 मोल पर लीटर। अच्छा एक चीज और सुन लो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से, कि ये मैं यहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा कम है, मतलब कि जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना, थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने थोड़ा कम कम लिखा हुआ है। तो अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली मैंने जेई का ओरिएंटेड है आपको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, बट आप बच्चे बोर्ड में तैयारी कर रहे हो है ना, आपको थ्योरी पार्ट भी चाहिए, आपको उसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल किस नाम से है सर, बायोटेक वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों है ना, ओपन चैनल है, पब्लिक चैनल है, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए आज आप लोग है ना, बायोटेक वाला सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाकर, चैनल वाले में जाइएगा सबसे ऊपर दिखेगा। अब इसमें मैं आपके लिए सारे चैप्टर्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, पीपीटी नोट्स, हर चीज में प्रैक्टिस सेट, जेई का प्रैक्टिस सेट, नीट का प्रैक्टिस सेट है ना, PYQ हर चीज में भेजा हूँ, अभी 2025 में जो एग्जाम हुआ जेई का वो भी वहां पे डाला हुआ है ना, तो आप लोग यहाँ पे विजिट कीजिए और आप लोग यहाँ से इसका फायदा उठाइए और क्या, ठीक है बच्चों। अच्छा ऑप्शन ए लिख दिया मैंने, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी लिख लो है ना 0.75 मोल पर लीटर, ऑप्शन सी लिख लो 0.5 मोल पर लीटर, ठीक है मोल पर लीटर, ऑप्शन डी लिख लीजिए जी, ऑप्शन डी हो जाएगा कितना है भाई 1.25, 1.25 है ना 1.25
मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन देता हूं मैं, आप लोग सॉल्व कीजिए घर पे बैठ के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लिए होगे। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे, है ना। एक क्वेश्चन सॉल्व करो जी यहाँ पे, चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट दे रहा हूँ समय। व्हाट विल द मोलरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 सिंपल सा है, आसान है, सॉल्व करो, बन जाएगा। मोलरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 का निकालना है जब उसको डाइल्यूट किया गया है 500 ml में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चा लोग, एक फॉर्मूला ध्यान रखना, है ना। फॉर्मूला मोलरिटी में ही है, क्या फॉर्मूला है याद कर लो। अगर एक सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये फॉर्मूला है जब डाइल्यूशन किया जाता है ना, डाइल्यूशन के समय में फॉर्मूला होता है। एक का भी यूज करना है मोलरिटी का डाइल्यूशन के समय, डाइल्यूशन के समय, यानी एक सॉल्यूशन को दूसरे में मिलाया जाता है तो ये यूज करो, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, एक अगर किसी एक का मोलरिटी दिया हुआ है, किसी का वॉल्यूम दिया है, किसी दूसरे का वॉल्यूम दिया है, दूसरे का मोलरिटी पूछ रहा है, तो आपको ये काम आएगा। यहाँ देखो, यहाँ मोलरिटी दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, दूसरा वॉल्यूम भी दिया हुआ था, यानी कि M2 पूछ रहा है, समझ में आ रहा, तो यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो जो दिया हुआ है आप लोग लिख लो। गिवन अगर देखोगे तो V1 बराबर कितना है, 30 है। और अगर M1 देखोगे, मोलरिटी 1 कितना है, 0.5 है। अगर V2 देखोगे तो कितना दिया है, 500 ml दिया हुआ है। और अगर M2 देखोगे निकालना है, तो नंबर ऑफ, ये क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, यहाँ पे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M2 बराबर लगाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, M2 बराबर हो जाएगा M1V1 अपॉन V2 अपॉन V2। लगा दो फॉर्मूला, सॉल्व करो यहाँ पे। M1 कितना है भाई, 0.5 इंटू V1 कितना है, 30 अपॉन में V2 कितना है, 500, कितना है 500, जीरो से जीरो गया, समझ में आ रहा। ये उड़ गया, एक और जीरो नीचे आ गया, एक और जीरो आ गया नीचे, 5 से काट दो, 5 दहा के 50, एक और जीरो आ गया है। कितना आ गया भैया, ये आ गया कितना आपका, 3/100। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, तो 0.03, 0.03 कहीं दिख रहा है जी आपको, 0.03 मोलर। देखो सुन के समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ बच्चे, है ना। बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का, है ना, ऐसे सॉल्व करना है। M1V1 इक्वल टू M2V2, ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर विच इज 10% बाई वेट। देखो जो दिया है पहले उसको लिखो, 10% बाई वेट मतलब क्या हो गया, तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजोल्व्ड इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वजन दे दिया और इसका वजन दे दिया ग्लूकोज का। अब बोल रहे हैं मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज बताना है, क्या बताना है, मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज बताना है। कैसे निकालोगे जी, तो आपको यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, मोलरिटी क्या होता है बच्चा, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अगर ग्लूकोज का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज जी लिख दिया मैंने, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, अच्छा क्या निकालना है भाई, व्हाट विल द मोलरिटी निकालना है ना। चलिए सब सॉल्व कीजिए फिर इसको, है ना। हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी बराबर होता है वेट अपॉन क्या होता है नीचे जी, एक काम करो, लीटर में नहीं दिया है ना, डेंसिटी भी नहीं दिया हुआ, डेंसिटी अगर मान लो आपको दिया हुआ है 1, या एक काम करो इसको मोलालिटी कर दो, है ना। सॉल्व क्वेश्चन में क्या करो, चेंज करो थोड़ा सा, मोलालिटी सॉल्व करो। ठीक है, मोलालिटी निकालना आसान रहेगा, यहाँ से मोलालिटी था क्वेश्चन में, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज निकालोगे क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मास अगर कैलकुलेट करते हो तो 12×6 = 72 प्लस 12 84,
और इसमें है ना, ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 180 आएगा, कितना आएगा 180 ग्राम आने वाला है, 180 ग्राम, है ना। तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मास ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा, गिवन मास कितना है भाई 10 अपॉन मोलर मास कितना है 180 है, 180 है, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन है मेरा 100। अब इस सॉल्यूशन में 10 10 तो सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 में से 10 घटा दो, कितना 90, कितना 90। सॉल्व कर लो बच्चा, है ना, जीरो से जीरो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अच्छा एक काम और करो, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ था ना, तो थाउजेंड्स बोल रहे हो आप लोग, है ना, ये आप ग्राम में लिखे हो 90, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कट गया, ये इससे कट गया, तो आपका आने वाला है 100 अपॉन, है ना, 18 इंटू 9, ठीक है, 18×9 = 62, है ना, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका 0.617, कितना आएगा 0.617 आपका आने वाला है, ठीक है बच्चे। कोई डाउट है क्या बच्चे, यहाँ पे बताओ, हाँ जी, नहीं दिख रहा, चलिए 0.617, है ना। नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ो, चलिए आ जाइए यहाँ पे, अपन आगे करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं बाबू लोग, है ना। A solution is obtained by mixing 200 gram of 30% and 300 gram of 20% solution by weight, ठीक है, of the percentage of the solute in final solution। सॉल्व करोगे क्या, हाँ जी, सॉल्व करो जरा, ट्राई करो, करो आप ट्राई। देखो दो चीज मिला के बन रहा है, 200 ग्राम ऑफ 30%, तो अलग अलग निकाल लो, जैसे 30% वेट बाई वेट, अगर सॉल्यूशन में करूं, कलर चेंज कर लेता हूं भाई मेरे, अगर यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ पे 30% वेट बाई वेट का मीनिंग क्या हुआ जी, कि 30 ग्राम जो है कितने में होता है, 100 ग्राम ऑफ में होता है, 100 ग्राम इन सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में होता है। तो इसका मतलब ये समझो कि 100 ग्राम में 30 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। तो 200 ग्राम में कितना होगा, हाँ जी 200 ग्राम में कितना होगा, सिंपल सा है, 100 में 30 तो 200 में 60। बट सॉल्व कैसे करना है, एक एक नियम से, तो 30 बटे में 100 इंटू 200, 20 से 2 हो गया, 32 जा 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब सेम यही मेथड लगाइए आप लोग, आगे सॉल्व कीजिए इसको, 20% वाले को, देखो 20% वेट बाई वेट, ये भी क्या है, वेट बाई वेट ही है। इसका मतलब निकाल लो, इसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम जो है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 20 ग्राम जो है सॉल्यूट, प्रेजेंट है कितना में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो बच्चा लोग यहाँ पे मतलब इसका उल्टा करके लिख सकते हो कि 100 में 20 है, तो कितना है भाई 300 है ना, तो 300 सॉल्यूशन में कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 60 ग्राम आने वाला है सॉल्यूट, कितना ग्राम आने वाला है आपका सॉल्यूट, 60 ग्राम आपका सॉल्यूट आने वाला है, 60 ग्राम आपका क्या सॉल्यूट आने वाला है, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमारा आ गया। अब क्या करना है आपको, परसेंटेज निकाल लो,
देख लीजिए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, है ना। तो अब यहाँ तक निकाल लिए होगे, 60 आ गया होगा ए वाला, और 60 आ गया सेकेंड वाला भी। अब परसेंटेज बोल रहा, तो लिख लो। क्या लिखोगे भाई? परसेंट ऑफ सॉल्यूट, परसेंट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? जितना टोटल सॉल्यूट अपॉन टोटल सॉल्यूशन, कितना हो जाएगा? सॉल्यूट अपन ऊपर सम कर दो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। सॉल्यूट कितना था? 60 उससे आया था, 60 इससे आया था। वेट ऑफ सॉल्यूशन 200 वो था, 300 वेट है। यहाँ क्या 100 से मल्टीप्लाई करो, 60 60 120 अपॉन नीचे कितना आ गया? 500 आ गया, इंटू क्या हो जाएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी से काट दो, 5 दूनी के 10, 2 20, 5 का 20, कितना आ गया आंसर? 24% आपका आंसर आ गया। कोई ऑप्शन में था भाई? 24%, देखो ऑप्शन डी। ठीक है, 24%। बहुत अच्छा सवाल था बच्चा, ऐसा सवाल आया आता है, और ये आपका PYQ ही है, पूछा जा चुका है जेई में, है ना। तो नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना। चलिए, हो गया होगा। तो बच्चा लोग अब इसके बाद टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों अब जो सॉल्युबिलिटी है हमारा सेकंड लेक्चर में आने वाला है। सॉल्युबिलिटी में अपन पढ़ेंगे क्या बच्चों? सॉलिडिटी 3 टाइप का पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस एंड लिक्विड। जो गैस इन लिक्विड होने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ अपन इसमें पढ़ेंगे अपन, इसका लिमिटेशन पढ़ेंगे, इसका बेनिफिट्स क्या क्या होता है अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप शेयर लाइक कर देना भाई, है ना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और कोई डाउट अगर रह गया हो तो बच्चा आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि क्या डाउट रह गया, मैं आपको जरूर आपको बताऊंगा। और टेलीग्राम पे ज्वाइन होना मत भूलना, टेलीग्राम पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मैं चलता हूँ, है ना। आप लोग पढ़ाई करते रहो जी अच्छे से। ठीक है, गुड लक, बाय बाय।